आपके सामने रखती हूं। पेंशन दे रहा टेंशन, मिलेगा मोदी को एक्सटेंशन। रेवड़ी का शोर, ओपीएस का जोर, खजाना मांगे मोद। चुनाव है, राजनेता चुनाव जीतने के लिए, या फिर देश में राजनीति चुनाव जीतने के लिए होती है, और जाहिर सी बात है नंबर गेम है, नंबर गेम में भी बाजी मारनी है। लेकिन बहुत सारे राज्यों पर जो कर्ज का बोझ है वो इस कदर है कि बजट का 80% तक कर्ज है। ऐसे में चुनावी झुंझुना, चुनावी वादा या फिर चुनाव जीतने की गारंटी के तौर पर क्या इस तरह की योजनाओं को इस्तेमाल किया जाए? विश्वास पाठक, क्योंकि सरकार ने स्टैंड साफ किया 2022 में ओपीएस पर कोई विचार नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल के आपके जहां भी आपकी सरकारें हैं वहां ओपीएस को लेकर आप भी कांग्रेस की राह पर चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में जीत की गारंटी कांग्रेस ने समझा दिया आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2004 से भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के बारे में कंसिस्टेंट भूमिका लेकर चल रही है। जब पूरा 2004 में एनपीएस लागू की गई थी, उस समय पूरा विचार साधक बाधक चर्चा करने के बाद ही वो लागू की गई थी। इसलिए देश में प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, जो अर्थशास्त्री थे, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी 10 साल तक इस बात को माना और नकारा नहीं। अब सवाल ऐसा है कि जो यूपीए है या इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, इनको अभी दूसरा कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा चुनाव जीतने का। इसलिए इन्होंने ये ओपीएस जो रिस्पॉन्सिबल मूव है उसको उन्होंने भी अपनाया है। तो राजस्थान रहो, छत्तीसगढ़ रहो, पंजाब रहो, इन्होंने चालू किया है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी इसके ऊपर कंसिस्टेंट स्टैंड रखती है। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को परसों जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन जी विश्वास पाठक, हाँ, को एक्सक्लूड किया गया था, उसको आप इंक्लूड करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने समिति के माध्यम से वो डिसीजन दिया है, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उससे ज्यादा आप उसमें कुछ देख नहीं सकते। देखिए, जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन के अलावा भी और काफी चीजें हैं जो हम जनता को दे सकते हैं। जैसे 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस के दाम नहीं बढ़ाए, दर नहीं बढ़ाए। विदाउट इंक्रीजिंग टैक्सेस ये इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी जो रेट्स थे, जो एवरेज 24% थे, आज वो 18% के नीचे आ गए हैं। मींस टैक्सेस न बढ़ाते हुए 11वें पायदान से इकोनॉमी 5वें पायदान पे आती है, हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन पे जाती है। वो यही दिखाते हैं कि स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन जो मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया ने बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीति न करते हुए देश के हित में क्या है उस प्रकार से सोचना चाहिए। बिल्कुल विश्वास पाठक, आपने कहा कि केंद्र सरकार का स्टैंड फर्म है, केंद्र सरकार ओपीएस पर कोई विचार नहीं करेगी, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां आप विचार कर रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री का आज का ही बयान है, वहां तो आप सरकार चला रहे हैं। देखिए, उनका बयान होगा, उन्होंने सोचा अगर किस राज्य को अपनी अर्थस्थिति, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके पेंशन दे सकते तो दे सकते हैं। लेकिन देश में चर्चा यह होनी चाहिए कि पेंशन देने से देश का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। अब एनपीएस वैसे लागू हो गई है, उसमें धीरे धीरे सुधारणा हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। हम लोग और थोड़ा सा पेशेंस रखें। जहां तक गरीबों की समस्या का सवाल है, इस सरकार ने करीब करीब 80 करोड़ जनता को फूड सिक्योरिटी दी है, इंश्योरेंस दिया है, बाकी चीजें दी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विश्वास पाठक, लेकिन ये विरोधाभास नहीं लगता कि एक तरफ केंद्र में आप कह रहे हैं कि ओपीएस पर कोई विचार नहीं होगा, भगवत कराड़ ने संसद में कह दिया, एनपीएस पर आपने रिव्यू कमेटी बना दी, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें वो आगे बढ़कर ओपीएस को लागू करना चाहती है, विरोधाभास नहीं दिखता? कोई नहीं, आपने सिर्फ सिक्किम का जिक्र किया है। नहीं, मैंने सिक्किम का नहीं, एक सेकंड विश्वास पाठक, मैंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। शिंदे सरकार ने कमेटी बनाई है कि ओपीएस लागू किया जाएगा। हरियाणा में पहले ही कमेटी का गठन हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी मांग हो रही है। नहीं, मांग सब तरफ से हो रही है। हर एक को पेंशन चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, सबकी अपेक्षा हो सकती है, लेकिन वो देश हित में है ही नहीं, वो सोचना पड़ेगा। मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हम एज ए नेशनल पार्टी, हम ये कहते हैं कि कोई एक राज्य अगर वो सोचता है कि हम उसको लागू कर सकते हैं तो लागू करें। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट किया था दैट आई एम नॉट नेगेटिव अबाउट ओपीएस, तो ही इज नॉट नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम ही सेड 2030 में उसका इंपैक्ट दिखाई देगा। इसलिए पूरा सोच समझ के अगर पेंशन लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोच समझकर
अतुल लोंढे पाटिल, राजस्थान में आपने लागू किया, राजस्थान में आपके बजट का दोगुना तो आप पर कर्ज है, और अगर पेंशन पर मैं देखूं तो लगभग आपके पूरे कमाई का लगभग 80% आप पेंशन पे दे देते हैं हिमाचल में। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा आप पेंशन में देते हैं टोटल कमाई का। कर्ज की स्थिति जानते ही अतुल लोंढे पाटिल, आरबीआई का स्टेटमेंट मैंने पढ़ ही दिया, और आप ही के समय में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, वो कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर की इंतहा है और दिवालियापन का ये सूचक है आने वाले समय में। इसमें दो तीन चीज़ों पे गरिमा जी ध्यान देना पड़ेगा। पहली तो एक चीज़ है कि देश हित, ये शब्दों का इस्तेमाल भाजपा बार बार करती है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या अपने चंद दोस्तों का 15 लाख 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना किस देश हित में है? इनके ही आसपास के लोग देश का पैसा बैंकों को डुबाकर बाहर चले जाते हैं, और मेहुल चोकसी जैसे मेहुल भाई को उसको एनओसी दी जाती है दूसरे देश का, एंटीगुआ का सिटीजनशिप लेने के लिए। तो देश हित की बात तो भाजपा करे नहीं। जहाँ तक रही आर्थिक प्रबंधन की बात, 2004 से 2014 तक जो परचेसिंग पावर एबिलिटी थी एक आम इंसान की, वो काफ़ी अच्छी थी। आज आपका पर कैपिटा इनकम दिखता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में जो इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है, असमानता उत्पन्न की, वो काफ़ी गहरी है, काफ़ी बड़ी है। चंद लोगों का हिस्सा बड़ा है, सबको सब मालूम है 1% लोग क्या करते हैं, 10% लोग क्या करते हैं। आज टैक्स की जो मार पड़ी है, चाहे पेट्रोल पे हो, डीजल पे हो, मैं इसलिए इन सब सारी चीज़ों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आर्थिक प्रबंधन भी छुपा हुआ है। देखिए कि कंटिन्यू 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको अगर 18 रुपया तक लेकर गए हैं, नए सिरे से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 रुपया 4.5 रुपया लगाया है, दूध दही पनीर इस पे भी कांग्रेस टैक्स लगाने वाली है। कहने वालों ने जीएसटी भी उसके ऊपर लगा दिया है, जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो आम आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अभिजीत बैनर्जी जैसे अर्थशास्त्री जो है, और कई अर्थशास्त्रियों से चर्चा करने के बाद एक न्याय योजना दी थी कि लोगों के पास अगर इनकम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड मांग बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन 10 साल आपने सरकार चलाई, 2004 से 2014 तक, जब सुपड़ा साफ हो गया तब समझ में आया कि ओपीएस लागू किया जा सकता है, ट्रंप कार्ड हो सकता है, चुनावी जीत की गारंटी हो सकती है। 10 साल तो सरकार चलाई आपने। गरिमा जी आपने मेरा विश्लेषण ठीक से शायद सुना नहीं। मैंने कहा 2004 से 2014 तक लोगों का परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति जो है वो काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लोगों के पास परचेसिंग पावर था, मनरेगा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ था, जिस गलत तरीके से जीएसटी जैसा अच्छा टैक्स लगाया। अभी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर लेते, जो मनमोहन सिंह साहब ने और पी चिदम्बरम साहब ने कहा था, तो वो तो 14.5% आता था। इन्होंने तो पूरा 5%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इतनी सारी स्लैब्स, 37 टाइप के रिटर्न जो है, और नोटबंदी। इसके बाद परचेसिंग पावर खत्म हुआ है, तो अर्थव्यवस्था के तरफ देखने का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के तरफ देखने का, परचेसिंग पावर के तरफ देखने का, और लोगों के पास ये नेट बढ़ाने का, इनकम का, ये सोच सामने आई है। न्याय योजना तो नहीं आई है 2004 से 2014 तक, अभी क्यों आई है? तो न्याय योजना इसलिए आई है, लोगों का इनकम ही खत्म हो गया है, आज डिपेंडेंसी बढ़ गई है, आज माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि फ्रिंज ही डेवलप नहीं हो पाई है। फ्रिंज डेवलप नहीं होने की वजह क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पैसों का, सारी बातें आपका सारा गणित में समझ रहे हैं अतुल लोंढे, लेकिन क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे? मुझे ओपीएस पे आने दीजिए एक सेकंड। क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आरबीआई ने भी चेतावनी जारी कर दी राज्यों को, और मोन्टेक सिंह आहलूवालिया का तो बयान ये है कि वित्तीय दिवालियेपन की रेसिपी है, लेकिन क्योंकि आप वो जोखिम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो संकट आपके समय पर नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, और क्योंकि चुनाव जीतना है, इसलिए अर्थव्यवस्था अगर जाती है गड्ढे में तो जाए। गरिमा जी देखिए, आप थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि मैं उसी बात पर आ रहा था। ठीक है। अभी एक बोनस के ऊपर भी यही बात चली थी कि बोनस कुछ एम्प्लॉइज को हम देते 2,500 तक देते हैं, या फिर रेलवेज को, पोस्टल को जो है उनके उत्पादन के हिसाब से बोनस थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो उस वक्त एक बात ध्यान में आई थी कि दुनिया की इकोनॉमीज मंदी में चली गई थी, लेकिन दिवाली और उस पीरियड में एक तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर बोनस मिलता है, उसको जोड़कर लोग परचेसिंग करते थे, और हम लोग मंदी में नहीं जाते थे, तो बोनस का ये बेनिफिट हुआ था, तो बोनस को रोक दिया गया। तो आज के तारीख में लोगों का इनकम बढ़ाना, ये बात और है कि इन्होंने सारी गवर्नमेंट नौकरियां खत्म करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, आउटसोर्सिंग महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है सारी सर्विसेज का, ये बात और है, इसको भी रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि ये एक सामाजिक काम भी करता है। हमने पिछले चर्चा में की थी इस बात
कि गवर्नमेंट सर्विस सामाजिक बदलाव का जो काम करती है, मोबिलिटी जो लाती है समाज में, निचले वर्ग को मध्यम वर्ग को उच्च मध्यम वर्ग में लाने का एक जो काम किया है, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम ओपीएस शुरू करते हैं तो जरूर एक तबके का इनकम बढ़ेगा, एक सिक्योरिटी की बात आती है। ये कहते हैं हमने 5 लाख रुपए का ये दिया, 5 किलो लोगों को चावल दिए, 5 किलो गेहूं दिए, 2 रुपया 3 रुपया से 80 करोड़ लोगों को दिए है। फिर देश की, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम तो दुनिया में डंका बज रहा है। किस देश का, ऐसे देश का डंका 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के लिए चावल और गेहूं के लिए हम मोहताज कर दे और हमारा डंका बज रहा है, इसका भी दावा करें? यानी लोगों के तरफ लोगों का मजाक बना के रखा है हमने। तो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, आज जो बात करें, आज की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखे आरबीआई कह रहा है, इसी मंटिक सिंह अहलेवाले जी, आज की जो अर्थव्यवस्था करके रखी है नोटबंदी के बाद, गलत जीएसटी के बाद, गलत लॉकडाउन के बाद, उसकी बात हो रही है। लेकिन हम अगर हमारे इनकम के स्रोत बढ़ाएंगे, हम लोगों की एक डिमांड बढ़ाएंगे, जो डिमांड सप्रेस्ड है आज भी, ओपीएस आपके लिए लोगों की इनकम बढ़ाने का जरिया है। उस मांग को अगर हम बढ़ाएंगे तो इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, ओपीएस इनकम बढ़ाने का जरिया है। वो 10 साल जब 2004 से 2014 तक सरकार थी तब समझ में नहीं आया था। खैर, एबाब सिंह ग्रेवाल, आप भी यही कर रहे हैं। पंजाब में आपने ओपीएस लागू कर दिया और पंजाब का भी मैं स्थिति जो देख रही हूँ वो इसी तरह की है कि पंजाब का पूरा जो कमाई है उसका 40% आप मात्र पेंशन में दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, बिल्कुल है। और इसके 2 आर्गुमेंट हैं, एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट है। पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो आपने नारा दिया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, वो लोअर हिमाचल का है, वहाँ पंजाबी चलती है, मेरी मदर वहां से है, तो मुझे पता है उस नारे का मतलब। पॉलिटिकल नारा ये है कि ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म देश में आ गया है, जैसे किसान आंदोलन से पहले किसान कानून नीति आयोग में कुछ बड़े के दोस्तों के लिए बन गए, और जैसे 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ एनपी और 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ, 2 ट्रिलियन के आसपास होगा। आपके प्रोग्राम से पहले $1 ट्रिलियन की यूपी की इकोनॉमी बनानी थी, मोदी जी $5 ट्रिलियन की बात करते हैं। जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म देश में बढ़ा है, तो हमारा पॉलिटिकल आर्गुमेंट ये है कि इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने दोस्तों को लुटाएंगे तो उससे बेहतर ये है कि देश के जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, जो कर्मचारी हैं, उन्हें मिल जाए। सो पहला आर्गुमेंट ये है। दूसरा, ये पता ऐसे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अनराइवल हो गई। अगर सिक्किम, छोटे से सिक्किम के सीएम ये कह सकते हैं, इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो कहते थे कर्तव्य काल और अमृत काल चल रहा था, वो मणिपुर के बाद खत्म हो गया, और हरियाणा और महाराष्ट्र में ये हो रहा है, तो इसका मतलब मोदी जी की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। हमारा स्पष्ट बात यह है कि यस, इकोनॉमिकली इस पे प्रेशर, देश की अर्थव्यवस्था पे प्रेशर पड़ेगा, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर क्रोनी कैपिटलिज्म बंद कर दिया जाए, देश का पैसा देश पे लगे, देश के लोगों की चीज उनके हित में जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। अब 2 ट्रिलियन तो अपने दोस्तों को दे दिया आपने 9 साल में। आपने 5 गुना डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा दिया, सारे प्रधानमंत्रियों से ज्यादा आपने कर्जा ले लिया, फिर आप बात करते हैं 5 ट्रिलियन की, और वापस इनको आना कहां पड़ा? हिंदू मुसलमान पे। सो बात यह है, चुनावी मुद्दा नहीं है मैम, ये मुद्दा है देश की लूट का और देश के लोगों को देश के पैसे को एक्सेस मिलने का। सो हमारी लड़ाई इस बात की है कि जो पैसा देश के लोगों का है वो लोगों को तो मिलने दो ना। अपने 40-50 लोगों को, दोस्तों को आप 2 ट्रिलियन दे दोगे, उसके बाद आप हमें हिंदू मुसलमान में फंसाओगे और लोगों को भूखा रखोगे, महंगाई दर इतनी बढ़ाओगे, तो ये आर्गुमेंट चलता रहेगा। हम इसके पक्षधर इसलिए हैं क्योंकि ये एक्सेस देता है लोगों को उनके पैसे को, और उनका पैसे कैसे खर्च होगा। हम ये कहते हैं कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, अगर कर्मचारी भी राजी हों, वो भी देश का हिस्सा है, अगर उनसे बात कर सके कि भाई देश के लिए बेहतर है, आप ले रहे हैं, आपके पोतों को देना पड़ेगा, पोतियों को देना पड़ेगा, हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन एबाब, एक इंटरवेंशन ये भी तो है कि चुनाव आयोग कह चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब आप ऐसा कोई वादा करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका बजट आप कहां से लाएंगे, कर्ज लेकर घी पिएंगे, क्या करेंगे? मैम देखिए, जिस हालात में इन्होंने पंजाब हमें मिला है, और मैं उस समय में पंजाब में बड़ा हूँ जब पंजाब इंडिया की सबसे प्रॉस्परस स्टेट हुआ करती थी, आज 16वें नंबर पे है। तो हम होलिस्टिकली इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, और बड़ी बड़ी अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जरूर काफी कुछ कहती हैं, और हम उनका आदर करते हैं, हम जवाब देंगे और हम तैयारी करके देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी, जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहती है कि तुम एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हो, तो इन इंस्टीट्यूशंस का आदर करें। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि किस प्रकार से सर हम अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम पंजाब का कर्जा वापस भी कर रहे हैं, और हमने दिल्ली को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनाया। देश में एक ही स्टेट है जिसका पॉजिटिव बजट है, जिसका पॉजिटिव सारा कुछ है। सो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा मैम, अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाएगी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने यूपी बनाना है, 2 ट्रिलियन तो आपने दे दिया भाई, 2 ट्रिलियन तो आपने 9 साल में बांट दिया। कहां से बननी है मैम इतनी इकोनॉमी? ये नारे लगाते हैं, और वो पंजाबी वाला नारा है ना, वो एक टोडी बच्चा कहा जाता था अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के समय में। अब आप समझ लीजिए वो कहां बैठता है, और मोदी जी के दिन अब लग चुके हैं, क्योंकि लूट की भी मैम सीमा होती है, सीमा होती है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव,
हाँ, बृजमोहन श्रीवास्तव, कमेटी आपने बना दी, हाल फिलहाल में आप सरकार में शामिल हुए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में ओपीएस बहाल करने वाले आप सरकार के तौर पर रजिस्टर होने वाले हैं? गरिमा जी, देखिए कि सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये जो कमेटी बनाई है, कमेटी इसी बात के लिए बनाई गई है कि हम इस बात को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कि जब हम एक राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मतलब है वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य। और जब कल्याणकारी राज्य की बात चलती है तो उसमें यह भी देखना पड़ता है कि राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं, क्या उनके हितों के बारे में भी सरकार सोच रही है या नहीं सोच रही। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कोविड के दौर में, जब सारे लोग अपने घरों में थे, उस समय सड़क के ऊपर था कौन? निश्चित रूप से राज्य के कर्मचारी थे, और उन्होंने इस देश को उस समय सुरक्षित रखा। तो अगर उनके बारे में कोई राज्य सोचता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब जहां तक बार बार माउंटेन सिंह अहलूवालिया साहब की बात आ रही है, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी जो पेंशन है उसको लेना बंद किया है कि नहीं, या लेते हैं कि नहीं। उनको देश को बताना चाहिए कि सलाह देना तो बहुत आसान है, लेकिन एक परिवार को चलाने के लिए अगर कोई व्यवस्था राज्य करता है तो निश्चित रूप से यह बात भी सच है, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे आर्थिक स्रोत क्या कह रहे हैं, जो हमारा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट है राज्य का, वो बेहतर है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि देश में इस समय 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल के बाहर आए हैं, और ये एक नया मिडिल क्लास बना है जिसके हाथ में पैसा अगर आएगा तो वो अर्थ का पहिया घूमेगा, और अर्थ का पहिया घूमना बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचना चाहिए। हमको अपने स्रोतों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा, ये सारे राज्यों की जिम्मेदारी है, और मैं सोचता हूं इसके लिए केंद्र सरकार बेहतर तरीके से बात भी कर रही है। अगर आरबीआई के गवर्नर साहब ने इस बात की तरफ इंगित किया है तो उन्होंने इशारा यही किया है कि आप अपनी व्यवस्था को ठीक करिए। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसा करने से राज्य दिवाले हो जाएंगे। अगर अच्छे, जैसे कि कांग्रेस ने आप पर भी दबाव बना दिया, हिमाचल में लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में लागू कर दिया, कर्नाटक में लागू कर दिया, तो आप पर एक घोषित दबाव आ गया। देखिए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं और ये बात सच है कि अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन करके ही रणनीति बनाई जाएगी। और अगर आज हमारे नागरिक इस बात की मांग करते हैं कि ओपीएस होना चाहिए, तो उस पर अगर हम लोग सकारात्मक रुख अपना रखना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है। एनडीए के साथी के रूप में मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मानवीय संवेदनाओं के प्रति, मानवीय जरूरतों के प्रति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी और पूरे एनडीए के घटक संवेदनशील है। अगर उसमें हम कोई फैसला लेते हैं तो इसको दबाव के रूप में देखना गलत है। इसको निश्चित रूप से आपको इस ढंग से देखना होगा कि हम लोग मानवीय संवेदनाओं को और मानवीय जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, और उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। सरकार बनती किस लिए? सरकार इसलिए बनती है कि वो आम आदमी की संवेदनाओं का ध्यान रख रहे हैं। आप महाराष्ट्र में आम आदमी की संवेदनाओं का भरपूर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं रखना चाहती। विश्वास पाठक बैठे हुए मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि कोई विचार नहीं है। लेकिन राजीव रंजन, ये चुनावी झुंझुना ओपीएस का पकड़ लिया कांग्रेस ने, और क्योंकि वो प्रयोग संयोग बन गया जीत का, इसलिए सारी पार्टियों को समझ में आ गया कि भैया ओपीएस जो है जिताऊ, चुनाव जिताऊ गारंटी तो है, तो लागू कर दिया जाए। कमेटी बना दी, और कमेटी बनाने का मतलब आप भी समझते हैं। देखिए गर्मा जी, ये ओपीएस और एनपीएस का जो मामला है ये बड़ा तकनीकी है। ये जो राज्य अभी कह रहे हैं कि हम ओपीएस लागू कर रहे हैं, आप ये समझिए 2004 के पहले के लोग तो ओपीएस स्कीम में आते हैं। 2004 के बाद जो लोग नौकरी में आए उनको ओपीएस नहीं मिला, ओपीएस नहीं, उनको एनपीएस। अब 2004 से आज 24 हो रहा है, 20 साल की नौकरी में कितने लोग आज रिटायर होंगे आजकल परसों में। ये जो भार है ये ज्यादा 10 साल के बाद पता चलेगा राज्यों को, और अभी जो राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। अब ये कहना कि राजनीतिक फायदे के, तो इस पे सवाल ये भी है कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने का फैसला लगातार बढ़ाया जा रहा है, इस दिसंबर महीने में फिर आएगा। तो फिर कोरोना के आधार पर ये 5 किलो राशन जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ये क्या है? देश में कोरोना का क्या है बताइए? एक आदमी मास्क लगा के चल रहा है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं हर आदमी अब सामान्य जीवन जी रहा है, तो फिर वो 5 किलो की रेवड़ी क्यों बांटी जा रही है सबको? अगर आप गांव में जाएं, देहात में जाएं, मैं जाता रहता हूं, आपको मैं दिखा दूं कि कितने लोग वो राशन वहीं लेते हैं और लेके घर भी नहीं जाते, बेच देते हैं। और ये क्या है? लेकिन आप उसको गर्व से कहते हैं, सरकार है जिसकी उसकी मर्जी, तो वो गर्व से कहते हैं 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हम सबका पेट भर रहे हैं। आप पेट भर रहे हैं क्योंकि अब वो 2 लाख करोड़ का कोई मतलब नहीं। सरकारी नौकरी करने का आकर्षण क्या है? हमारे देश में सरकारी नौकरी का आकर्षण सबसे ज्यादा है, दुनिया में और जगह नहीं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी, हमारे लोग सुरक्षा की वजह से एक बार 2008 में जब आर्थिक
दौर आया था, उदारीकरण। वो नहीं, आर्थिक मंदी का 2008 में, तो भारत को कहा गया कि ये उस पर उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग बचत, छोटी छोटी बचत में इतना रखते हैं अपना इंतजाम कि उन पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो हम सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, और जो सरकारी नौकरी है उसका आकर्षण यही है। अब ओपीएस एनपीएस की बात आप करती है, देखिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह फैसला किया तो राज्यों को पहले ऐच्छिक था, वॉलंटरी था, आप चाहें तो इससे जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़े। बाद में उसको कंपलसरी किया गया। उस समय तमाम राजनीतिक विरोधों वाली सरकारें अलग अलग जगहों पर थीं और उस समय सारी सरकारों ने हामी भर दी। उसके बाद एक अथॉरिटी पीएफआरडीए बनाई गई। उसमें यह हुआ कि कर्मचारियों का जो 10% कट रहा है और 14% जो राज्य मिलाएगा, तो वो पैसा जो कर्मचारियों का कट रहा है वो पीएफआरडीए में जाएगा। ये सारे राज्य जिन्होंने ओपीएस लागू किया है अब पीएफआरडीए को लेटर लिख रहे हैं कि वो पैसा दे दो, उसका इंटरेस्ट हमको दे दो, हमको राज्यों को देना है। पीएफआरडीए ने साफ तौर पे कह रखा है कि ऐसा कोई प्रावधान एक्ट में है ही नहीं कि जो हम राज्यों को वापस पैसा दें। ये तो अब जब रिटायर होंगे कर्मचारी तो उनको देंगे। नहीं, लेकिन राजीव जी, ये अब 2023 के बाद से हिमाचल जीता ओपीएस की गारंटी पर, उसके बाद कर्नाटक जीत लिया 2023 में, 2022 में हिमाचल और 2023 में कर्नाटक जीता। सारी पार्टियों को समझ में आ गया क्या? अब मेरा बेसिक सवाल आपसे ये है कि अभी तक तो स्टैंड क्लियर था, ओपीएस पर कोई विचार नहीं होगा। अब क्या ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं जहां पर एनडीए की सरकार चल रही है, सबने कमेटी बना दी, सबने मांग करनी शुरू कर दी। राज्यों और केंद्र के बीच का ये विरोधाभास क्या इसी प्रयोग और संयोग का हिस्सा है? क्या दबाव तो बना है? देखिए, आपको मैं एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान गया था। शाम को मंडी से थोड़ा आगे निकला, एक छोटी सी बाजार थी, मैं चाय पीने के लिए वहां उतरा। वहां 2-3 महिलाएं बैठी थी, तो उनके परिवार के लोग सरकारी नौकरी में थे। मैंने उनसे ऐसे कैमरे पे नहीं, ऐसे बातचीत पूछी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी पेंशन देगी और हमारे एक फैमिली मेंबर की पेंशन से हमको 5 पे फर्क पड़ेगा, 5 की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने पेंशन देने को कहा है। तो आप ये मत समझिए कि कर्मचारी एक है, उसके सारे परिवार के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं ओपीएस से। और आप जिन पार्टियों ने जीत हासिल की उनका तो जिक्र कर रही हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बड़ा चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें अखिलेश यादव को जो 10% वोट ज्यादा मिले, उसमें ओपीएस सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था वो ओपीएस लागू करेंगे। तो मूल बात ये है, यही पार्टी, यही सरकार अगर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसे लगता है कि ओपीएस ये अमोघ शस्त्र है जिससे चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर ये सरकार भी रिव्यू करने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था पर चुनावी रेवड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है। संतोष मेहरोत्रा जी, क्या ये मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था एक तरफ, चुनावी सच्चाई एक तरफ, और ओपीएस भी अब ऐसा ही एक चुनावी झुंझुना है? भले आरबीआई कुछ कहे, नीति आयोग कुछ भी कहे। गरिमा जी नमस्कार, आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं पहली बात तो ये बात साफ कर दूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में प्रोफेसोरियल फेलो हूँ। खैर, मैं पेंशन की बात पे आता हूँ। ये बात साफ कर देना बहुत आवश्यक है कि हमारे देश का श्रम बल जो है लगभग 55 करोड़ है, उसमें से केवल 10% लोगों के पास पेंशन है और 90% लोगों के पास पेंशन नहीं है। तो ये ऐसी स्कीम को लागू करना कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे जब आप सरकार में काम कर रहे थे, मगर अब सरकार टैक्स पेयर मनी से आपकी पेंशन देती है, ये कोई तरीका नहीं रहा किसी भी देश में एक पेंशन स्कीम को फंड करने का। तो ओपीएस की डिज़ाइन ही गलत थी, एनपीएस की डिज़ाइन सही है और एनपीएस में पूर्ण कंट्रीब्यूशन सरकार और इंडिविजुअल की ओर से आता है। इस वजह से एनपीएस सुपीरियर है, बेहतर है ओपीएस के मुकाबले। मगर मोटी बात यह हमारे सारे श्रोताओं को समझना आवश्यक है कि अगर 90% लोग हमारे देश के श्रम बल के उनके पास पेंशन नहीं है, तो कोई भी पेंशन जो पा रहा है वो बड़ा खुशकिस्मत है। और अगर ओपीएस को हम टैक्स पेयर मनी का इस्तेमाल करके लागू करेंगे, चालू करेंगे, जो पुरानी गलती थी वो दोहरा रहे होंगे। तो ये कोई बड़ी राज्य के लिए खुशकिस्मती की बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोगों के पास पेंशन होनी चाहिए। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस। देखिए, ओपीएस की दिक्कत यह है कि उसमें इसको कहा जाता है डिफाइंड बेनिफिट
मतलब आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मगर आपने चाहे कंट्रीब्यूट किया हो चाहे ना हो। बाय कॉन्ट्रास्ट एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि आप पे करोगे तब आपको पेंशन मिलेगी, नहीं पे करोगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो जाहिर है पेंशन का या किसी भी सोशल इंश्योरेंस का ये सिद्धांत होता है कि आप आज पे करके एक फंड क्रिएट कर दीजिए और उस फंड के द्वारा आप पे करेंगे। तो वो तो ओपीएस में मूलतः है नहीं। इसलिए आवश्यक ये है कि क्योंकि इतने लोग नाखुश हैं, और ये मैं बता दूं कि इस 10% में केवल 5% लोग हैं जो सरकार में काम करते हैं, और यहाँ पर राज्य सरकारों के लोग केवल 2.5% है। मैं देश भर की बात कर रहा हूँ श्रम बल में। तो इसमें ज़रूरी ये है कि एक एनपीएस और ओपीएस के दोनों स्कीमों का मिश्रण करके एक डिज़ाइन करना चाहिए आज की तारीख में, जिसमें ये जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए होता जाता है ये होना बंद हो। बहुत ज़रूरी है, मगर इसके बारे में कोई कायदे से सोच नहीं रहा है। ये बड़ी दुखद बात है गरिमा जी कि हमारे न ही केंद्र सरकार सोच रही है हमारे देश के असंगठित क्षेत्र के में जो विषमताएं हैं और असंगठित क्षेत्र के मुकाबले, और न ही राज्य सरकारें इसके बारे में सोच रही हैं। और आपने बहुत सही इंगित किया कि चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों एक ही ढंग से सोच रहे हैं, और ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे आम आदमी के बारे में कौन सोच रहा है? उनके आम आदमी को आप, जैसे अभी कहा गया कि 80 करोड़ को आप मुफ्त अनाज दे करके जीवित रख सकते हो, मगर उनको सामाजिक सुरक्षा भी उनका हक है जैसे सरकारी लोगों का है। विश्वास पाठक, बिल्कुल विश्वास पाठक, यही सामाजिक सुरक्षा क्या छीन ली गई थी? और क्या ओपीएस की जो मांग है वो अब केंद्र सरकार भी उस स्थिति में है कि सोचना पड़ेगा? एनपीएस को लेकर रिव्यू कमेटी बना दी गई। देखिए, एनपीएस को लेकर जो रिव्यू कमेटी बनाई है, इसी बजट में केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया, उन्होंने ये कहा कि वो फॉरवर्ड स्टेप ले रहे। उन्होंने कहा कि एनपीएस में हम संशोधन करके क्या ओपीएस की कुछ बातें उधर ऐड कर सकते हैं क्या? इस प्रकार का वो स्क्रूटिनी होने जा रहा है। इसलिए हम वापस उल्टा नहीं जाना चाहते। हमारे अर्थशास्त्री ने सही कहा, जो 90% है जिनको पेंशन नहीं मिलते, वो तो अपना जीना जी रहे हैं ना। सिर्फ पेंशन के भरोसे पे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र लोंडे जी ने कहा कि ऐसा होगा, तो मुझे ये बताइए कि केवल पेंशन लगाने से हो जाएगा? आज उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, और एकमात्र मुद्दा उनको दिख रहा है, इसलिए वो सब ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन विश्वास पाठक, जब मैंने सबसे शुरुआत में यही कहा कि आप भी तो कांग्रेस की राह पर जा रहे हैं, मैंने 4 स्टेट तो गिनवा दिए जहां पर आप सरकार चला रहे हैं। उन लोगों ने कमेटी बना दी, एनपीएस के रिव्यू के लिए आपने कमेटी गठित कर दी। 2024 आपको भी नजर आ रहा है कि कहीं आंदोलन भारी ना पड़ जाए, नाराजगी भारी ना पड़ जाए? नहीं, मैंने बताया कमेटी बनाना, उसमें गलत क्या है? कमेटी इसलिए बनाई है कि एनपीएस में संशोधन करके ज्यादा कुछ लाभ दे सकते हैं क्या, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी बना ली है, इसलिए इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंशन स्कीम लागू करते, ऐसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी का आप स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि अगर हम ये पेंशन स्कीम एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी सरकार रहे 2030 के बाद उसको उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और वही मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी कहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी राजनीति नहीं होना चाहिए। ओपीएस पर इकोनॉमी याद आ जाती है। जब हम 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं घर पर, उस पर और जिसका आधार कोरोना को बनाया गया, कोरोना बीत गया कब का अभी राजीव जी ने बताया, तब हमें याद नहीं आता है। नहीं, ये जो फूड सिक्योरिटी दी जा रही है वो जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी इकोनॉमी बढ़ रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी रुक गई है। इसलिए पेंशन का और इकोनॉमी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो अपना फूड सिक्योरिटी का। हाँ राजीव जी, देखिए, कोरोना के समय जब राशन दिया जा रहा था तो 5 किलो राशन, जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आना था तो 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश में 1 लीटर तेल, चने, नमक, ये भी दिया जाने लगा। तो आप इसी से देखिए, अब मैं तो बड़ी कई बार मुझे हंसी भी आती है, जब 22 दिसंबर या 23 दिसंबर का वो दिन था और यही नूह का इलाका था और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त वहां से गुजर रही थी, और उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पत्र आया वहां पर और उसको लेके बड़ा विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और एक एमपी ने लिखा ऐसा करके, और ये बाइट देते वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क लगा लिया।
ये दिसंबर 22 की बात है, और उन्होंने कहा कि कोरोना ऐसे ऐसे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी कहा भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहां कोई कोरोना नहीं है, वहां कोई, उन्होंने एक बात रखी। ये शोर हुआ कोरोना का, और उसके एक ही दिन बाद कैबिनेट की बैठक हुई, और कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया कि वो जो अनाज की योजना है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले शोर थोड़ा सा कोरोना का, और उसके बाद 1 साल के लिए वो बढ़ा दी गई। तो मैंने ये कहा कि सरकार जिसकी है वो हर फैसला कर सकती है। अगर आप एक तरफ प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उसको पेंशन की क्या बात है, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं सोशल सिक्योरिटी के लिए 80 करोड़ लोगों को देना जरूरी है, तो वो लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बहुत सारे और ये जरूरत आप कब तक पैदा करते रहेंगे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए विश्वास पाठक। 81 करोड़ लोगों को अगर अन्न देने की जरूरत पड़ती है, राशन देने की, जल्दी से दीजिएगा लेकिन जवाब, तो वो कंट्रीब्यूशन तो उनका भी कुछ नहीं है। नहीं, कंट्रीब्यूशन उनका भी है। आज अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको मदद करना कोई गलत नहीं है। देखो, डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग इकोनॉमी में हमको दोनों का बैलेंसिंग करना जरूरी है। इसलिए उसका, अगर उनको हम अनाज दे रहे हैं तो उनके हाथ में एक प्रकार से करेंसी जा रही है ना, उनके पास जो पैसा बच रहा है वो इकोनॉमी आने वाला है। इसलिए उसकी तुलना इसके साथ करना गलत है। ठीक है, जिस दिन फूड सिक्योरिटी आ जाएगी। ओपीएस आप अलग अलग सरकारों में अलग अलग राज्यों में लागू कर रहे हैं। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग खत्म हुई इंडिया की, क्या इंडिया के घोषणा पत्र में शामिल होगा कि ओपीएस आप देश भर में लागू करेंगे अगर ऐसी स्थिति आती? बिल्कुल 100% गरिमा जी, हम ओपीएस लागू करेंगे। हम मोदी जी या भाजपा नहीं हैं जो ये कहते हैं कि हम काला धन वापस लाएंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख तो डालेंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स भरते पे करते हैं वो इनकम टैक्स पे करने वालों में भी बांट देंगे। ऐसे झूठे जुमले देने वाला कांग्रेस नहीं है। देखिए अर्थव्यवस्था की तुलना देखिए क्या है। हमने जब इनके हाथ में इकोनॉमी दी तब 55 लाख करोड़ का था, इन्हें हमारे उत्पन्न और हमारा कर्जा डेट टू जीडीपी रेशो जो था वो 68% था, जो आज करीब करीब 85 से 79% के बीच में जो है वो तोल खा रहा है। हमने 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा किया, इन्होंने 9 साल में 100 लाख करोड़ का बढ़ाकर 155 लाख करोड़ का कर दिया। 72 रुपए पेट्रोल था, तब कच्चा तेल जो था $112 था, अभी $60 के एवरेज में है, अभी थोड़ा बड़ा है $90 के ऊपर, लेकिन 9 साल का एवरेज निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने टैक्स लगाकर लोगों के इनकम जो है वो कम कर दिए हैं। और रशिया से जो $50 का मिला था उसे रिफाइंड करके यूरोप में बेच रहे, नायरा और रिलायंस पैसे कमा रहे। तो आम लोगों की सोच ही इनके पास नहीं, इन्होंने इनकम ही कम कर दी है। और हम जो कह रहे हैं कि न्याय योजना की हमने बात की थी, जो लोगों का इनकम बढ़ाएगा, परचेसिंग पावर बढ़ाएगा, परचेसिंग मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार क्रिएट होगा और ये चक्र घूमता रहेगा। अभी जो हमारे अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक बात बखूबी टाल दी, पेंशन फंड मैनेजर की बात उन्होंने बताई नहीं। सुनिए ना, मैं न्यू पेंशन स्कीम से क्या असुरक्षितता है मैं आपको बताता हूं। ये पीएफआरडीए छोड़ दीजिए, ये पेंशन फंड मैनेजर एनएसडीएल क्या करता है, सिर्फ वही खाता रखता है। पेंशन फंड मैनेजर जो है ये सारा पैसा लोगों का जो है मार्केट में लगाता है। जिस दिन वो रिटायर होता है उस दिन वो फंड की जो अवस्था है वो लोगों को पैसे मिलता है। मैंने भी सरकारी दफ्तर में काम किया है। अभी कुछ लोग ऐसे जो पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो उनका पैसा कम हुआ वो मिला है। तो डीसीआरजी का कांसेप्ट डेथ कम रिटायरमेंट आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्या ये 2024 के लिए बड़ा मुद्दा और बड़ी चुनौती आपके लिए भी होगा, आपके गठबंधन के लिए भी होगा? नहीं, देखिए कि गठबंधन के लिए, हमारे गठबंधन को इसकी कोई मुद्दा भी नहीं है। ये हम लोग इसको पूरी तौर से मानवीय पहलू के साथ देखते हैं। लेकिन जो कर्ज की अभी बात अतुल भाई बोल रहे थे, तो कर्ज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको विकास करना था और हमारे पास जो रिसोर्स थे, हमारे पास जो आमदनी थी वो इतनी नहीं थी कि हम तेज गति से देश का विकास कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। तो उसके लिए अगर कोई लोन लिया जाता है तो मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत नहीं है। और उससे आप देखिए कि हम आज विश्व में 5वीं इकोनॉमी में कन्वर्ट हुए हैं। ये उसी के कारण हुआ है क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के अनुपात में हमारी आय में भी वृद्धि हुई है, हमारे आम आदमी के हाथ में पैसा भी पहुंचा है। और निश्चित रूप से आज जो आदरणीय मोदी जी दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, उसके पीछे यही कारण है। तो यह जो कहना कि लोन लेकर आपने, पहले हमारा इतना लोन था, आज भारत में इतना लोन हो गया, तो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल देश को भ्रमित करने की एक तरीका है। मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूँ। ठीक है, लेकिन आंकड़ा यही है, आंकड़ा यही है, 155 लाख करोड़ का ही आंकड़ा है, देश पर उतना ही कर्ज है। लेकिन इस समय तस्वीरें कुछ हम दिखा दें दर्शकों को। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और भव्य स्वागत सत्कार उनका तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर कर रहे हैं। अमित शाह को देख रहे हैं, आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा मेरे साथ है। प्रोफेसर संतोष, सबके अपने अपने तर्क हैं और ये मानने को कोई तैयार नहीं कि चुनावी झुंझुनों की तरह ओपीएस पकड़ लिया, राशन पकड़ लिया
और सबने अपने अपने लाभार्थी वर्ग बनाने की कोशिश की है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, जिसको लेकर आरबीआई चिंतित, जिसको लेकर नीति आयोग चिंतित, उसकी चिंता भी कहीं दिखती है क्या इस सब लाभार्थी वर्ग बनाने में और चुनावी तमाम अपने अपने गुट बनाने में? अभी तो नहीं दिखती, मगर अगर विकास दर में बढ़ोतरी होगी तो इसके लिए भी पैसा इकट्ठा हो सकता है। दिक्कत ये है कि जब 2004 और 14 के बीच में विकास दर हमारे देश की 8% सालाना थी औसतन, और वो गिर करके 5.7% हो गई, यानी कि 2.25% से कम हो गई है। तो जब सरकार की आमदनी, उस एक तो कारण है वो कि ये इस वजह से घटी है, और उसके ऊपर से सरकार जो है अल्ले तल्ले खर्च करने के लिए, मैं केंद्र सरकार के खास तौर से बात कर रहा हूँ, अल्ले तल्ले खर्च करने में बहुत माहिर हो गई है। यही कारण है 55 करोड़ से 155 करोड़ का ऋण पहुँच जाना, और 66% डेट टू जीडीपी पहुँच जाता है 85 से 90%। तो देखिए फिस्कल क्राइसिस है, और ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें जब इलेक्शन पास आएगा तो वो वही करेंगी जो उनको मुफीद साबित होता है। इस समय इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात कि सारी सरकारों को, सारी पार्टियों को इस सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के लिए देने के बारे में बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए। और जब नई सरकार आती है 2024 के बाद, या राज्य सरकारें भी आती हैं, तो उनको मिल बैठ करके इस पे गहन अध्ययन करके लागू करना चाहिए। क्यों हमारा देश इतना अमीर बिल्कुल, है। लेकिन प्रोफेसर संतोष, जब आप भी राजनीति को समझते हैं और ऐसी आज की राजनीतिक परिस्थिति में ऐसी संभावना कम से कम आगे आने वाले समय में मैं तो नहीं देख पा रही हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ओपीएस भी एक चुनावी झुंझुना है, और जैसा आपने कहा कि राज्य सरकारों को जो मुफीद लगेगा राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए वो करेंगी, और यकीनन इसके बाद प्रेशर, दबाव